नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर ओ है। यदि एक एंगल BAC इक्वल टू 85, एंगल BCA इक्वल टू 80 है, तो एंगल OAC बराबर क्या होगा? 60 अंश, 75 अंश, 80 अंश एंड 30 अंश। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है। आगे इसमें एक परिकेंद्र भी लेना है, यानी कि सरकम सेंटर भी लेना है, सरकम सेंटर भी लेना है। तो मान लिया, देखो इस त्रिभुज का परिकेंद्र O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, परिकेंद्र O यहाँ पर है। तो आगे देखो BAC यानी कि ये एंगल 85 का है, 85 डिग्री है। आगे एंगल BCA यानी कि ये C एंगल यहाँ पर 80 डिग्री है, 80 अंश है। तो आगे एंगल OAC मतलब यहाँ पर देखो, ये O को हम इधर लिखते हैं, ये ANO को मिलाना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर एंगल OAC मतलब ये एंगल हमें निकालना है, ये छोटा एंगल निकालना है। कैसे करें? यहाँ पर OAC यानी कि CAO, ये छोटा एंगल हमें आउट कर रहे हैं। तो देखो सबसे देखो यहाँ पर हम ये ONC को भी मिला देते हैं, ONC को भी ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देन ये हमारा एक छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा, स्मॉल सा ट्रायंगल OAC बन जाएगा, त्रिभुज OAC बन जाएगा। अब हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये B एंगल को निकाल पाए। देखो हमें ये A एंगल भी 85 पता है, ये C एंगल भी 80 पता है, हमें एंगल भी निकाल सकते हैं। हम देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये 85 और 80 165 होगा, 165। ये 180 माइनस 165 बराबर इक्वल 15 होगा, 15 अंश मिलेगा। और ये एंगल भी यहाँ पर 15 का है, 15 का है, 15 का है, 15 का है। एंगल ABC एंगल CBA 15 का है, 15 का है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा ये O है, मतलब यहाँ पर ये परिकेंद्र, ये सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो केंद्र पर जो एंगल बनता है, केंद्र पर जो एंगल बनता है, ऑन सेंटर एंगल बनता है, यानी एंगल AOC। देखो इसका दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है। मतलब ये 15 है, तो ये यहाँ पर 30 होगा। देखो यहाँ पर 30 होगा, 30 होगा, ये 30 होगा, 30 का। फिर से ये जो केंद्र पर बनने वाला एंगल होता है वो
सामने वाले का यानी ऑपोजिट का दुगना होता है, मतलब ये 15 ये 30 होगा। एंगल AOC चाहे को COA, ये एंगल इसका होगा 30 का होगा। अब दूसरी बात देखो देखो देखो, ये जो परिकेंद्र है यानी सरकम सेंटर है वो ये शीर्ष से समान दूरी पर होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ होता है। ये वर्टेक्स से यानी शीर्ष से, मतलब यहाँ पर OA एंड OC बराबर होगा। OA एंड OC बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, OA इक्वल टू OC है। अब यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल को यानी AOC में इन AOC देखो यहाँ पर दो भुजा बराबर है, टू साइड्स इक्वल, यहाँ पर दो कोण भी इक्वल होगा, दो एंगल भी इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। कौन सा वाला? सामने वाला, ऑपोजिट वाला। मतलब यहाँ पर देखो इस भुजा के सामने वाला ऑपोजिट एंगल ये है, एंगल OCA है। दूसरा ये साइड के सामने वाला एंगल, ये एंगल A जो हमें निकालना है, OAC चाहे तो CA हो, ये है। मतलब दोनों एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर, ये इक्वल है। मतलब आपको OAC निकालने को बोले चाहे OCA निकालने को बोले, एक ही बात होगी, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये दोनों एंगल कैसे निकलेगा, हाउ टू। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से पता है ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, 180 होता है। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस, देखो यहाँ पर ये 30 को घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें 150 मिलेगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए यहाँ पर 150 का दो टुकड़ा हो जाएगा, इक्वल दो पार्ट नहीं, यहाँ पर 150 का आधा यानी हाफ यानी सेम, हमें पता है कि 75 होता है, 75। में यहाँ पर ये एंगल भी 75 होगा, देखो ये एंगल भी 75 होगा, ये एंगल भी 75, फिर से ये एंगल भी 75 होगा और ये एंगल भी 75 होगा। मतलब एंगल OCA 75 होगा, एंगल OAC भी 75 होगा। देखिए एंगल हमें निकालने को बोले कि OAC, तो ये 75 का होगा, 75 अंश का होगा, 75 डिग्री का होगा। मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC के एंगल A का द्विभाजक यानी कोण अर्ध यानी एंगल बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर BC को D पर और त्रिभुज के परिवृत्त को यानी सरकम सर्कल को यानी आउटर सर्कल यानी एक्सटर्नल सर्कल को ई पर काटता है, कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो क्या सही होगा? ये कौन सा रेशियो इक्वल, ये कौन सा रेशियो करेक्ट होगा, कौन सा अनुपात सही होगा? AB रेशियो AC बराबर BD रेशियो BC, AD रेशियो AC बराबर AE रेशियो AB, AB रेशियो AD बराबर AC रेशियो AE एंड AB रेशियो AD बराबर AE रेशियो AC। देखो यहाँ पर सबसे यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC लेना है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC।
ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल एबीसी। आगे देखो इसमें एंगल ए का हमें द्विभाजक कितना है, द्विभाजक खींचना है, यानी एंगल बाइसेक्टर खींचना है, कोण अर्धक खींचना है, मतलब भाजक खींचना है। देखो यहाँ पर ए का खींचना है, मतलब यहाँ पर ऐसे एक लाइन यहाँ पर बीसी पर आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ये बीसी पर आएगा। इन शॉर्ट देखो ये द्विभाज, देखो यहाँ पर देखो बीसी को डी पर काटता है, देखो बीसी को डी पर काटना, यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर डी, देखो यहाँ पर ये एडी जो है, एडी जो है ये ए का एंगल ए का बीसी पर द्विभाजक है, सम द्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर ये दोनों कोण इक्वल होगा। देखो ये पूरा एंगल, यदि ये पूरा ए एंगल x का होगा तो x/2 में डिवाइड होगा। फिर से देखो ये द्विभाजक का यानी कोण अर्धक का मीनिंग ये होता है, ये एंगल को आधे आधे में बांटता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है। मतलब यदि यहाँ पर ये पूरा एंगल ए एंगल x होगा तो ये छोटा टुकड़ा x/2 और ये इधर वाला भी x/2 होगा, ये भी x/2, ये भी x/2 है, दो टुकड़ों में बांटता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का कार्य होता है, काम होता है। और ये एंगल बाइसेक्टर हमने BC पर खींचा है और यहाँ पर D पर मिलता है, D पर काटता है BC को, BC को, BC को, BC को। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। मतलब इन शॉर्ट ये एंगल बाइसेक्टर का कार्य इतना ही होता है, सिर्फ कार्य इतना ही होता है, ये एंगल को दो टुकड़ों में बांटता है, कार्य सिर्फ उतना ही होता है, दूसरा कोई कार्य नहीं होता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर दूसरी बात परिवृत्त की है, मतलब सर्कम सर्कल के की है, यानी आउटर सर्कल की है, मतलब एक्सटर्नल सर्कल की। मतलब देखो यहाँ पर परिवृत्त जो होता है, परिवृत्त जो होता है, परिवृत्त जो होता है, देखो ये त्रिभुज के वर्टेक्स में से पास होता है, ये तीनों शीर्षों में से गुजरता है। मतलब यहाँ पर सर्कल ऐसा बनेगा, सर्कल ऐसा बनेगा, वृत्त ऐसा बनता है। सर्कल जो होता है ये तीनों शीर्ष में से पास होता है, गुजरता है। इन सर्कल होता है यानी परिवृत्त होता है, इन परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल होता है वो बाहर में बनता है, त्रिभुज के बाहर में बनता है, यानी त्रिभुज अंदर रहता है। और जो अंत केंद्र अंतर्वृत्त होता है, इन सर्कल होता है वो अंदर में बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है, वो भुजा कोटा छोड़ते हुए ऐसा बनता है। और जो परिवृत्त होता है वो ऐसे शीर्ष से होकर बनता है, मतलब ये बाहर में बनता है, बाहर में बनता है, आउटर में बनता है, एक्सटर्नल में बनता है। तो ये याद करके रखना है। अब यहाँ पर बोला रोटी को हमने इधर लिख दिया, आगे बोला देखो यहाँ पर एक का द्विभाजक BC को D पर एंड त्रिभुज के परिवृत्त को E पर काटता है। मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर D पॉइंट है, ये जो वृत्त के ऊपर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको यहाँ पर नाम D दिया है, नेम D दिया। देखो इस भुजा पर D दिया है, देखो यहाँ पर परिवृत्त को E पर काट, देखो यहाँ पर E दिया है, शेयर नहीं है, यहाँ पर E दिया है और यहाँ पर D दिया है। देखो BC पर D दिया है और परिवृत्त पर E दिया है, E दिया है। तो आगे बोला है कि ये क्या सही होगा, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा। देखो यहाँ पर पहली बात तो फर्स्ट मैटर, देखो यहाँ पर ये जो परिवृत्त दिया है वो ऐसे दिया है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। देखो ये परिवृत्त
परिवृत्त यानी सरकम सर्कल ऐसे डराने के लिए इसका कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। मतलब ये परिवृत्त नहीं होता तभी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। कैसे? देखो यहाँ पर याद करके रखना है। देखो यदि ये एक का कोण अर्धक है, ये लाइन एक का कोण अर्धक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर। देखो यहाँ पर ये AB और ये देखो ये AB और देखो ये AB और ये AC का रेशियो ये BD और ये BC के रेशियो के बराबर होता है। फिर से यदि यहाँ पर देखो ये लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर है, देखो यहाँ पर ये AB यानी ये AC का रेशियो अनुपात ये BD एंड BC के रेशियो के बराबर होता है। ये AB एंड AC का रेशियो ये BD एंड ये DC के रेशियो, देखो D यहाँ पर है, D यहाँ पर है, ये BD एंड DC के रेशियो के बराबर होता है। मतलब देखो ये जो बाइसेक्टर है ये ए का है। देखो ए के साथ यहाँ पर ये दो भुजा है, तो ये दोनों भुजाओं को इधर लेना है, ए बी रेशो AC लेना है और बराबर इक्वल। यहाँ पर ए बी के साथ कनेक्टेड ये BD है, यहाँ पर ए बी के सामने BD आएगा और ये AC के साथ ये DC कनेक्टेड है, बट मतलब देखो यहाँ पर AC के सामने इसके साथ DC आएगा। यदि आपने यहाँ पर AB के साथ ये DC को लिखा तो गलत होगा, AB तो इधर BD आएगा और यहाँ पर AC तो इधर DC आएगा। एक कनेक्टेड को देखना है तो ये यहाँ पर सही होता है। मतलब देखो ये AB रेशियो AC बराबर BD रेशियो DC, BD रेशियो DC होता है। फिर से AB एंड AC का अनुपात, AB एंड AC का अनुपात बराबर इक्वल ये BD एंड DC का अनुपात होता है इक्वल टू BD DC के अनुपात के बराबर होता है, रेशियो के इक्वल होता है। मतलब ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 का है, एंगल C 45 का है और D AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मिडल पॉइंट। यदि AC बराबर 4 इकाई 4 यूनिट है तो BD क्या होगा? 2 इकाई 4 इकाई 5/2 इकाई एंड 2 यूनिट। इकाई मतलब यूनिट, इकाई को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो हमें त्रिभुज ABC लेना है इन बीच जिसमें एंगल भी 90 का है, मतलब ये ABC समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप इसको सीधा कर लेना। देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें किसमें इन देखो यहाँ पर ये एंगल भी 90 का है, 90 का। इसलिए अब एक को आप यहाँ पर भी दे सकते हो, एक को आप यहाँ पर भी दे सकते हो।
बी ए को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ए को आप यहाँ पर भी, ये आपकी इच्छा होगी। तो हमने ए को यहाँ पर लिया, बी तो फिक्स रहेगा यहाँ पर 90 पर, और ये यहाँ पर सी रहेगा। मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया, समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। अब आगे इसमें इन विच एंगल सी 45 का, देखो ये एंगल सी 45 का है 45 है, 45 का है 45 है। और आगे डी एसी का मिड पॉइंट, देखो डी एसी का मिड पॉइंट है, डी एसी का मिड पॉइंट है। मतलब यहाँ पर डी मिड पॉइंट किसका, एसी का, मतलब यहाँ पर एडी बराबर बीसी होगा, एडी बराबर बीसी होगा। ये दोनों टुकड़ा इक्वल है। आगे बोला है कि, आगे बोला है देखो यहाँ पर एसी, देखो 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर एसी कर्ण है, हाइपोटेनस है। यहाँ पर एसी का वैल्यू है 4√2 यूनिट दिया हुआ है, 4√2 यूनिट दिया है, 4 वर्गमूल 2 इकाई दिया है। एसी का लेंथ इतना दिया गिवन। तो बोला है कि जरा बताइए बीडी का होगा, बीडी का होगा, डीबी का होगा, बीडी का, ये लेंथ क्या होगा उसको निकालना है। What will be, what would be, what should be। देखो यहाँ पर कैसे निकलेगी ये बीडी, कैसे निकलेगी यहाँ पर, देखो किसे यहाँ पर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, आइडेंटिटी लगेगा। मतलब हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। नहीं यहाँ पर ये 90, ये 45, तो ये भी 45 का ही होगा। ट्रायंगल एबीसी में ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45 का ही होगा। मतलब ये असल में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर ये समकोण तो है पर दो भुजा भी बराबर होगी, ये दोनों भुजा भी बराबर होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी, ए बी एंड बी सी इक्वल होगा, ए बी एंड बी सी इक्वल होगा। मतलब ये लंब एंड बेस इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होगा, आधार एंड लंब इक्वल होगा। कैसे देखो, तो यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर है तो सामने वाली दो भुजा भी इक्वल, यदि दो एंगल इक्वल तो सामने वाली दो भुजा भी इक्वल। तो यहाँ पर ये 45 सामने ये भुज है और ये 45 सामने ये भुज है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगी, इक्वल होगी, ए बी बराबर बी से होगा। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट याद करके रखना। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल में ये दो भुजा बराबर है और ये लाइन, ये तीसरी लाइन को दो टुकड़ों में बांट रहे, तो इसका मतलब ये होता है ये जो एंगल बनाती है वो 90 का ही होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये दो साइड बराबर है और ये लाइन, ये तीसरी लाइन को, थर्ड लाइन को दो समान हिस्सों में बांटे, तो ये ऐसा होता है। तो इसके साथ ये भी होगा कि ये लाइन तीसरी भुजा के साथ 90 का ही एंगल बनाएगी, 90 का ही एंगल बनाएगी, 90 का ही एंगल बनाएगी, 90 का ही एंगल बनाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहते हैं यहाँ पर चलिए दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा पर हमने लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, 90 का एंगल डाला, तो तीसरी भुजा पर थर्ड साइड पर इक्वली बाइसेप्ट करेगा, सम विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर एडी बराबर बी से, तो यहाँ पर पहले से दो भुजा बराबर था, दो टुकड़ा बराबर था, ये दो साइड भी बराबर था, तो ये हमें पता है कि ये 90 का ही एंगल बनाएगी, ये लाइन इसके साथ 90 का ही एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अब यहाँ पर
हमें दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, पहला ये दूसरा ये, तो हमें एक से काम चल जाएगा। देखो यहाँ पर अब हम ये ट्रायंगल एडीबी को पिकअप करते हैं। ये ट्रायंगल एडीबी को हम उठा लेते हैं, इसको हमने पिक किया, उठा लेते। इसमें देखो ये 45 का है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 का ही होगा। फिर से इस ट्रायंगल में ये 90 का है, ये 45, ये भी 45 का होगा, यानी 45 का 90 90 90 180 होता है। तो यहाँ पर ये एंगल ABD यानी DBA ये एंगल 45 का होगा, ये 45 का है, ये 90 का है, ये ADB यानी DBA 90 का है ना। ठीक, अब फिर से यही कहानी है, ये देखो इस ट्रायंगल में ये दो भुजा बराबर है, इक्वल है। देखो फिर से एक बार फिर से देखो, ये 45 सामने, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यस अभी तो हमने कोण को ही लिखा है, एंगल को ही लिखना है, भुजा को समझना बाकी। देखो इसमें ये ट्रायंगल में ये 45 का है, ये 45 का, ये 90 का है, मतलब इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर है। 45 का 45 है, 45 45 है, 45 45 है, 45 45 है, 45 45 है। तो इसका मतलब ये होगा कि दो भुजा भी बराबर होगी, also टू साइड्स भी इक्वल है। कौन सा वाला, सामने वाला, ऑपोजिट वाला। यहाँ पर ये 45 सामने, ये भुजा भी हो, और ये 45 सामने, ये AD है। ये देखो ये छोटे ट्रायंगल में देखना है, पूरे को नहीं देखना है। देखो इस समय ये 45 सामने BD है, और ये 45 सामने AD है, मतलब AD बराबर BD होगा, AD बराबर BD होगा। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, AD जितना होगा उतना ही BD होगा, AD जितना होगा उतना ही BD होगा, मतलब AD बराबर BC बराबर BD होगा, AD बराबर BC बराबर BD होगा, AD बराबर BC बराबर BD होगा। ये दोनों तीनों टुकड़ा सेम ही होगा। हमें ये BD निकालना है, DB निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू अवॉइड, हम यहाँ पर देखो हमें ये AC का पूरा लेंथ पता है। अब हमें पता है कि ये दो टुकड़ा है, तो यहाँ पर ये पूरे का आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होता है, मतलब हमें 2√2 यूनिट मिलेगा। मतलब यहाँ पर AD 2√2 यूनिट है, DC 2√2 यूनिट है, BD 2√2 यूनिट है। तीनों टुकड़ा समान 2√2 यूनिट 2√2 यूनिट 2√2 यूनिट आएगा। मतलब ये BD का यानी कि DB का, यानी B से लेकर D तक की दूरी, यानी D से लेकर B तक की दूरी, डिस्टेंस देखो शील, ये 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल इकाई होगा, 2√2 यूनिट होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, यदि O ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर है और OD लंब BC है, OD परपेंडिकुलर, इसलिए ये जो साइन है उल्टा T है, रिवर्स T है, परपेंडिकुलर का है, लंब का, इसको लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। OD BC पर लंब है, OD is the perpendicular on BC, तो एंगल BOD का होगा, एंगल A का आधा, एंगल B का आधा, एंगल C का आधा। देखो यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC लेना है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। अब इसमें बोला ये O, मान लो
यहाँ पर ओ है, ओ है, ओ, और ये ओ क्या है, तो ये ओ परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। आगे ओडीबीसी पर लंब है, देखो ये दिस ओडीबीसी पर लंब है। देखो यहाँ पर नाम डी देना है। ये देखो ये ओडी, ये बीसी साइड पर लंब है, परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बनाएगा। ये ओडी इस लाइन के साथ, इस रेखा के साथ 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। मतलब देखो यहाँ पर देखो, मतलब देखो इधर वाला भी एंगल 90 का होता है और इधर वाले का भी एंगल 90 होता है, सेम ही होता है। इधर भी 90 होता है, इधर भी 90 ही होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये तो आपको पता ही होगा। इन शॉर्ट ये ओडीबीसी पर लंब है, ये दोनों लाइन के बीच 90 का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आगे बोला है कि एंगल बीओडी, बीओडी मतलब यहाँ पर बी एंड ओ को मिलाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा वो निकालने को बोला है। एंगल बीओडी, बीओडी चाहे को डीओबी, ये एंगल छोटा सा एंगल हमें आउट करना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ओ एंड सी को भी मिलाना पड़ेगा, ये ओ एंड सी को भी ज्वाइंट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर ये दो छोटे छोटे त्रिभुज बनेगा। दूसरे शब्दों में कहने को यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज भी बनेगा। ये सुनिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज बनेगा। पहला ओबीडी, दूसरा ओडीसी, पहला ओबीडी, दूसरा ओडीसी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, ये दोनों त्रिभुज देखो एक रूप होगा, एक रूप है, यानी कि सर्वांग है, यानी कॉन्ग्रेंट है, यानी कॉन्ग्रेंस है। देखो ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंस है, सर्वांग है, मतलब एक रूप है। ये साइन है, ये सर्वांग का होता है, कॉन्ग्रेंट का होता है। मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में भी सेम है और हाइट में भी सेम है। ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज दिखने में भी सेम है और हाइट में भी सेम, मतलब ये एक दूसरे का फोटोकॉपी है, ये एक दूसरे का नकल है, डुप्लीकेट है। मतलब देखो इसको उठा के हमने इस पर रख दिया तो ये मैच कर जाएगा। सिमिलरली इसको उठा के हमने इस पर रख दिया, मैच कर जाएगा। मतलब ये दोनों को पकड़ के हमने ऐसा घुमाया, सीधा किया, एक साथ में कर दिया तो दोनों एक के ऊपर एक बैठ जाएगा, दोनों ओवरलैप हो जाएगा, दोनों समा जाएगा। ये दोनों सेम ट्रायंगल है। अब इसकी मैथमेटिकली प्रूफ क्या है, गाणितिक साबिती क्या है वो देखनी है। ये हमने बोल तो दिया पर ऐसे नहीं चलता है, इसको गणित के हिसाब से यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना होता है, बताना होता है एक्चुअल में कैसे हुआ है, तो वो भी हम देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या है, वो हमारा परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है। अब हमें पता है कि ये जो सिर से दूरी होती है, ये सेंटर की सिर से दूरी होती है, वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है वो समान होता है, मतलब इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब OB बराबर OC होगा, यहाँ पर OB बराबर OC होगा। दूसरी बात देखो ये ट्रायंगल समकोण है, राइट एंगल, सिमिलरली ये भी ट्रायंगल राइट एंगल है, समकोण है, समकोण है, राइट एंगल है। देखो समकोण है, फिर देखो यहाँ पर
इस ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 का है और इस ट्रायंगल में भी ये एक एंगल 90 का है, इसलिए मतलब 90 के सामने कर्ण हाइपोटेनस, मतलब यहाँ OB कर्ण है। सिमिलरली इसमें भी 90 के सामने OC क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। पर दोनों त्रिभुज में कर्ण इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है, हाइपोटेनस आइडेंटिकल है, हाइपोटेनस आइडेंटिकल है, एक ये है। दूसरी बात, ये दोनों त्रिभुज में ये 90 का एंगल इक्वल है, समकोण इक्वल है, राइट एंगल इक्वल है, ये हो गया। तो दूसरी बात, ये लाइन OD दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सामान्य है। ये OD भुजा इसमें भी है और ये OD इसमें भी है, ये दोनों में है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा, तो यहाँ पर रूल लगेगा RHS, मतलब ये दोनों त्रिभुज RHS के हिसाब से, यानी कि समकोण कर्ण भुजा के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। किसे, ये दोनों त्रिभुज RHS के हिसाब से, इस समकोण कर्ण भुजा के हिसाब से अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है, एकरूप होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुअस होता है। मतलब R का मतलब राइट एंगल, मतलब समकोण, आगे H का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और S का मतलब साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा, मतलब देखो यहाँ पर देखो R मतलब समकोण, मतलब 90 का एंगल समान होना चाहिए। दोनों त्रिभुज में 90 का एंगल होना चाहिए। इसमें ये 90 का है, इसमें भी ये 90 का हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा बात, कर्ण समान होना है, तो इसमें भी कर्ण समान, देखो ये कर्ण दोनों समान है, इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के भाई दोनों समान है, कर्ण इक्वल है, दोनों त्रिभुज में हाइपोटेनस इक्वल। दूसरी शर्त भी यहाँ पर परिपूर्ण हो गई, सैटिस्फाइड। तीसरी बात, साइड समान होनी चाहिए, कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए। किसके अलावा, कर्ण के अलावा कोई भी एक भुजा इक्वल होना चाहिए, कर्ण के अलावा कोई भी एक साइड समान होना चाहिए, या तो ये 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 समान। यहाँ पर ये तो आगे की बात है, पर यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये दोनों ये भुजा, ये साइड OD दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये यहाँ पर ये भुजा दोनों में इक्वल ही है। ये OD इसमें भी लगती है, OD इसमें भी लगती है, ये OD इसमें भी है, OD इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये सेम ही है, इक्वल है। मतलब तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। मतलब इसके हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, एक दूसरे का फोटोकॉपी है, नकल है, डुप्लीकेट है। मतलब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो, मतलब देखो यहाँ पर आगे क्या होगा, ये हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, तो इसके आगे क्या होगा, तो इसी के साथ देखो एंगल भी समान होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। देखो इसी के साथ ये प्रूव किया, इसी के साथ देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, सभी अंग समान होगा, सभी पार्ट्स इक्वल होगा, सभी अंग समान होगा, सभी पार्ट्स इक्वल में अनुरूप भुजा भी इक्वल होगा, अनुरूप यानी कि संगत कोण इन संगत भुजा भी समान है, संगत कोण इन संगत भुजा भी समान होगा। मतलब यहाँ
पर पहले बात करते हैं हम भुजा की साइड से। देखो यहाँ पर देखो ये ओबी के संगत ओ से जो बराबर है। दूसरी बात इस भुजा के अनुरूप संगत कॉरस्पॉन्डिंग ये है, दोनों में कॉमन है इसलिए। और तीसरी भुजा देखो ये बीडी के बराबर भी है। देखो ये बीडी डीसी के संगत है, ये बीडी डीसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों भी इक्वल होगा। बीडी बराबर डीसी होगा, बीडी बराबर डीसी होगा। ये इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ये इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। ये तीसरी तो दोनों में कॉमन है इसलिए ऑलरेडी इक्वल ही है। तीसरी लाइन तो दोनों में कॉमन है इसलिए तो ऑलरेडी इक्वल। इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं, तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस। अब हम बात करते हैं मैं कोण की यानी कि एंगल की, कोण की यानी कि एंगल की। बोले यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखो ये 90-90 बराबर है, इसके संगत ये बराबर है, इसके कॉर्डिंग ये बराबर है। आगे दूसरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, जो कुछ भी होगा वो इसके संगत ये कोण है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों भी समान होगा। और लास्ट में ये एंगल और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ये दोनों भी बराबर होगा। एंगल BOD एंड DOC भी बराबर होगा, एंगल BOD एंड DOC भी बराबर होगा, एंगल BOD एंड DOC भी बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों इक्वल, दोनों बराबर, दोनों इक्वल, दोनों बराबर। अब हमें यही तो निकालना है। देखो 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 ये BOD ही तो निकालना है, BOD 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 हमें निकालना, चाहे तो COD निकाले तो भी ये समान ही होगा। आंसर एक ही होती, हमें पता चल गया कि ये दोनों छोटा छोटा कोण बराबर है। ये निकालने को बोले, ये निकालने को बोले एक ही बात। तो ये कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा कैसे जरा बता। देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर फिर से, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है। अब हमने अभी अभी जस्ट बोला था कि यदि ये परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, तो देखो केंद्र के पास जो पूरा एंगल बनता है, पूरा कोण बनता है, वो सामने वाले का ऑपोजिट वाले का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है, डबल होता है। मतलब ये पूरा एंगल 2A होगा, इसका डबल है 2A होगा, 2A का। अब हमें पता है कि ये आधे आधे में बट रहा है, मतलब ये एंगल ए होगा और ये एंगल भी ए होगा। ये 2A का आधा एंगल ए होता है, ये 2 बार एंगल ए का आधा एंगल ए होता है। मतलब ये एंगल BOD बराबर एंगल ए होगा एंड ये COD बराबर भी एंगल ए होगा। मतलब कि ये एंगल BOD बराबर एंगल ए होगा, एंगल ए होगा, कौन ए होगा, एंगल ए होगा, कौन ये होगा। ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के लिए मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए स्मॉल आर रेशियो आर क्या होगा, मतलब आंतरिक त्रिज्या अनुपात बाह्य त्रिज्या बराबर क्या होगा, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या एंड परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, 1:2, 1:3, 1:2 एंड 1:3। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, दिस हमारा समबाहु त्रिभुज है, यानी इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है। अब यहाँ पर देखो आगे भी हमने कहा था, पर हम अब फिर से कह दे, देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र ऑल सेंटर एक ही स्थान पर होता है, एक ही पॉइंट पर होता है, मतलब यदि यहाँ पर G है केंद्रक है, G है केंद्रक है, तो यहाँ पर भी अंतः केंद्र होगा, यहाँ पर भी परिकेंद्र, यहाँ पर भी लंब केंद्र। फिर से यदि इस बिंदु पर केंद्रक है मतलब सेंट्रोइड है, तो यहाँ पर भी अंतः केंद्र यानी इन सेंटर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर ही, यहाँ पर भी परिकेंद्र यानी सर्कमसेंटर, यहाँ पर है परि, देखो लास्ट में ऑर्थोसेंटर के लंब केंद्र होगा। सब कुछ एक ही जगह पर होता है, चारों केंद्र एक ही पॉइंट पर होता है, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, आइसो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब यहाँ पर देखो हमें स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकले, देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा सब कुछ है, मतलब ये हमारा अंतःवृत्त भी, देखो ये हमारा अंतः केंद्र भी है, इन सेंटर भी है, ताकि ये अंतः केंद्र से यानी कि इन सेंटर से देखो यहाँ पर अंतःवृत्त बनता है, अंतःवृत्त बनता है, इन सर्कल बनता है, इंटरनल सर्कल बनता है, आंतरिक वृत्त बनता है, और इसका त्रिज्या देखो 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 देखो, इसको थोड़ा यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये रफ है इसलिए आपको ऐसा लगेगा, देखो यहाँ पर हमने केंद्र लिया, देखो यहाँ पर ये वृत्त का यानी कि आंतरिक वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ये आंतरिक वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर। आगे 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 देखो दूसरा, हमें कैपिटल आर भी लेना है। कैपिटल आर कैसे आता है, ये आता है परिवृत्त से, यानी कि सरकम सर्कल से, मतलब देखो ये सरकम सर्कल कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट सब कुछ है, मतलब परिकेंद्र भी है, सरकम सेंटर भी, इसलिए यहाँ पर ऐसा परिवृत्त भी बनता है। ये तीनों वर्टेक्स में से गुजरता हुआ सर्कल भी बनता है, तीनों वर्टेक्स में से पास होता हुआ सर्कल भी हमें मिलता है, और इसको ये सरकम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, और इसका रेडियस त्रिज्या ये होता है, ये कैपिटल आर होता है, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर। ये परिवृत्त का त्रिज्या होता है कैपिटल आर, ये अंतःवृत्त त्रिज्या स्मॉल आर होता है। अब ये दोनों का हमें रेशियो निकालना है, कैसे निकले, देखो यहाँ पर ये सब कुछ है, मतलब ये हमारा केंद्रक भी है, सेंट्रोइड भी है, और ये केंद्र माध्यिका के इंटरसेक्शन से बनता है, मतलब ये क्या हो गई पूरी लाइन, ये पूरी सीधी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, पूरी सीधी समझना है, ये सीधी लाइन माध्यिका भी है, मीडियन भी है, माध्यिका भी है,
है, मीडियन भी है, और ये जो ग्रेविटी सेंटर होता है, केंद्रक होता है, वाह 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 वाह, देखो यहाँ पे माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है, मतलब सिर से लेकर केंद्र तक की दूरी यदि 2 है तो ये केंद्र से लेकर ये साइड तक की दूरी 1 होती है, 2:1 होता है। मतलब यहाँ पर r बराबर 2 है तो स्मॉल, देखो कैपिटल R बराबर 2 है तो स्मॉल r बराबर 1 है, यानी उल्टा स्मॉल r बराबर 1 है तो कैपिटल R बराबर 2 है। मतलब यदि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r 1 है तो परिवृत्त की यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R 2 होगी। मतलब यहाँ पर ये स्मॉल r एंड कैपिटल R का रेशियो ये 1:2 होगा। ये स्मॉल r यानी कैपिटल R का रेशियो यानी अनुपात ये 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2, 1:2 होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा भी R/R स्मॉल r रेशियो कैपिटल R इक्वल बराबर है 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा। यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। यदि यहाँ पर देखो उल्टा बोला होता, उल्टा पूछा होता, आस्क किया था, मतलब यहाँ पर पहले r दिया होता, केवल r दिया और बाद में स्मॉल r दिया तो ये उल्टा होता, और 2 पहले आता और 1 बाद में आता, मतलब ऐसे केस में आंसर ये होता। तो इस तरह से समझना होता है। थैंक यू।